हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। आज का हमारा जो ये वीडियो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं टीचिंग लाइन में। जो भी स्टूडेंट्स यूजीसी नेट जून 2023 के फॉर्म फिल करने की सोच रहे हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लगभग 10 से 12 मिनट का ये वीडियो होने वाला है जिसमें हम जानेंगे कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आखिर होते क्या हैं, ये किन के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस एग्ज़ाम को देने के लिए, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट कितनी होती है, एज लिमिट क्या सेट की गई है, कितने रिलैक्सेशन दिए जाते हैं, एग्जाम पैटर्न और मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है, किस मोड में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है, किस पैटर्न के साथ, रिजर्वेशंस कितनी मिलती है, एग्जाम का सिलेबस क्या रहता है, क्वालिफिकेशन मार्क्स मीन्स आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स की ज़रूरत पड़ती है और ये एग्ज़ाम कब कब कंडक्ट कराया जाता है। तो ये सभी 10 से 12 पॉइंट्स हैं जिनको हम समझेंगे। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन रिलेटेड आपके सारे डाउट्स, आपके सारे क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हो जाएंगे। सो प्लीज़ एंड तक देखिएगा इस वीडियो को। शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से जो कि है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आखिर होता क्या है और ये क्यों कंडक्ट कराए जाते हैं। सो यूजीसी नेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये कंडक्ट करवाया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी। आप लोग जानते होंगे कि यूजीसी जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस को कंट्रोल करने का काम करती है। सो यूजीसी नेट जो है वो एक एग्ज़ाम है जो कंडक्ट करवाया जाता है टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF फॉर इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। सो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस के लिए आपको एलिजिबिलिटी मिल जाती है उन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की या फिर एज अ JRF इंडियन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में ज्वाइन करने की। असिस्टेंट प्रोफेसर एंड JRF जो होते हैं इन दोनों का कंबाइंड सिंगल ओनली एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है यूजीसी। इसमें क्या डिफरेंसेस हैं इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आगे मैं डिटेल्स में इसके बारे में बता दूं, बट अभी थोड़ी सी समरी दे दूं कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो है वो स्टूडेंट इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को अपने मास्टर्स के बाद PhD करनी होती है, जिन्हें रिसर्च एरिया में जाना होता है और फाइनेंशियली इशू के कारण वो अपनी PhD नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में जो है वो गवर्नमेंट जूनियर रिसर्च फेलोशिप देती है जिससे कि स्टूडेंट्स जो है वो रिसर्च एरिया में काम कर सके, अपनी PhD कंटिन्यू कर सके और साथ ही फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिले उनको। इसमें कितना अमाउंट मिलता है ये सब के बारे में सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जूनियर रिसर्च फेलोशिप, इसके अलावा जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ अफेयर जो है ये कुछ और फेलोशिप्स देती हैं अलग अलग माइनॉरिटीज़ या फिर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। उनमें NFSC नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, NFOBC नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लास, ये दोनों भी दिए जाते हैं, ये इक्विवेलेंट होते हैं JRF फेलोशिप के। इसके साथ ही मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप भी पहले दी जाती थी बट इसको अभी डिसकंटिन्यूड कर दिया गया है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से, तो अब ये नहीं दी जाती हैं। सेकेंडली मोड ऑफ एग्जामिनेशन। मोड ऑफ एग्जामिनेशन से पहले मैं आपको बता दूं कि NFSC और NFOBC जो है वो उन स्टूडेंट्स को दी जाती है जो JRF यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो है वो क्लियर नहीं कर पाए हों बट उनकी जो मार्क्स हों वो बहुत क्लोज हों जूनियर रिसर्च फेलोशिप के, तो उस केस में जो है NFSC एंड NFOBC दी जाती हैं। इसके साथ ही साथ NFSC और NFOBC की जो लिस्ट निकलती है उसमें ज़्यादा जो बेनिफिट है वो उन स्टूडेंट्स को मिलता है जो PhD परस्यू कर रहे हैं, जो PhD कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है NFOBC एंड NFSC में। उसके बाद हम बात करें मोड ऑफ एग्ज़ाम की, तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है NTA के द्वारा। NTA जो है वो एक NTA को जो है वो बनाया गया था 2017 में। 2017 से NTA वर्किंग में है। इससे पहले जो है वो यूजीसी नेट के एग्ज़ामिनेशन जो है वो ऑफलाइन हुआ करते थे बट 2017 में NTA को बनाया गया था और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए
और 2018 से यूजीसी नेट के एग्ज़ाम जो है वो सीबीटी मोड पर करवाए जा रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको एनटीए लेती है। उसके बाद बात करें हम पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की, तो ये एग्ज़ाम जो है वो इसमें 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। इसके बारे में भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। छोटी सी समरी में आपको दे दूं कि बोथ पेपर जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, जिनमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, और 3 आवर्स का आपको टोटल टाइम मिलता है विदाउट ब्रेक। बाकी इसकी चीज़ें हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसके साथ ही दिस एग्जामिनेशन इज़ बीइंग कंडक्टेड ट्वाइस एवरी ईयर। सो बिफोर कोविड मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनेशन जो है हर साल 2 बार कंडक्ट करवाए जाते थे, जून में एंड दिसंबर में, बट ड्यू टू कोविड इसमें थोड़े से प्रॉब्लम हुए थे, जिसकी वजह से ईयरली सिर्फ एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं। और रिसेंटली कुछ एग्जामिनेशन जो है वो गवर्नमेंट ने मर्ज साइकिल्स के तौर पर भी कंडक्ट करवाए हैं। सो अब ये जो है वो रेगुलर हो चुकी है अपने पुराने फॉर्मेट में। अब जो एग्जामिनेशन आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे वो ट्वाइस एवरी ईयर कंडक्ट कराए जाएंगे, यानी जून में एंड दिसंबर में, दोनों ही टाइम पर। तो हम बात कर रहे थे पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके जो पैटर्न है, इसमें जो पेपर्स होते हैं वो टोटल 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में जो है वो टोटल 100 मार्क्स के का ये पेपर होता है, जिसमें 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, यानी हर एक क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। ठीक उसी तरह पेपर 2 जो है वो टोटल मार्किंग 200 के साथ आता है, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, और हर एक क्वेश्चन जो है वो कैरी करता है 2 मार्क्स को। पेपर 1 की हम बात करें तो ये एक जनरल पेपर है। ये एक जनरल पेपर है जो सबके लिए कंपलसरी होता है, सारे सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए ये पेपर कंपलसरी होता है। तो पेपर 1 जो है वो कंसिस्ट करता है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, फिर रीजनिंग एबिलिटीज़, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस। तो इन सारी चीज़ों को ये इंश्योर करता है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने मिलते हैं पेपर 1 में। अगर हम बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 जो होता है वो सब्जेक्ट बेस्ड होता है। ये आपका डोमेन सेट करता है, डोमेन नॉलेज टेस्ट करता है आपके, जो जिस भी स्टूडेंट्स ने यूजीसी नेट का फॉर्म जिस सब्जेक्ट के साथ भरा है, तो उस सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन जो है वो आपको पेपर 2 में देखने को मिलते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके लिए 3 आवर्स का जो एग्ज़ाम है 180 मिनट्स का, वो कंडक्ट कराया जाता है विदाउट ब्रेक। साथ ही बात करें इसके सब्जेक्ट एंड सिलेबस ऑफ द टेस्ट क्या होते हैं, सिलेबस क्या होते हैं, तो इस पे मैं एक डिटेल वीडियो जो है वो जल्दी अपलोड कर दूंगी कि पेपर 1 और पेपर 2 के लिए सिलेबस क्या है यूजीसी नेट का, और साथ ही साथ कौन कौन से बुक जो है वो बेटर है आपके लिए इसकी तैयारी करने के लिए। इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी। बट इसके अलावा अगर आप चाहें तो यूजीसी के जो वेबसाइट है उस वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। मैं आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस को चेक कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं हम मीडिया ऑफ क्वेश्चन पेपर की। यूजीसी नेट कंडक्ट कराया जाते हैं, उसमें मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या होता है, क्या मीडियम होता है, इसका लैंग्वेज क्या होता है। सो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर जो होता है वो इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो है वो सिर्फ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में कंडक्ट कराई जाती है। और ये जो ऑप्शन है कि आपको इंग्लिश चूज़ करना है या हिंदी चूज़ करना है, ये आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम ही चूज़ करना होता है, बाद में ये चेंज नहीं किया जा सकता है। सो जो भी स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करते हैं उसी टाइम आपको हिंदी और इंग्लिश में से जो भी आपका प्रेफर्ड लैंग्वेज है उसको आपको चूज़ करना होता है। जो कैंडिडेट्स हिंदी ऑप्शन चूज़ करते हैं उनका जो डिस्प्ले होगा वो हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल लैंग्वेज में पेपर डिस्प्ले होगा। यानी अगर कैंडिडेट्स हिंदी चूज़ करते हैं तो उन्हें एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस है वो बाइलिंगुअल देखने को मिलेंगे, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में। इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि क्यों ऐसा होता है। क्योंकि अगर इन केस एनटीए ये बोलती है कि इन केस क्वेश्चंस कंस्ट्रक्ट करते समय किसी तरह की ट्रांसलेशन मिस्टेक हुई हो या क्वेश्चन में किसी भी तरह की गड़बड़ हुई हो, तो एनटीए जो है वो इंग्लिश वर्जन को ही सही ट्रीट करेगा। जैसे अगर आप एग्जांपल लीजिए कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं और हिंदी में क्वेश्चन जो है वो
गलत हैं, लेकिन इंग्लिश में अगर वो क्वेश्चन सही हैं तो एनटीए जो है उस क्वेश्चन को गलत नहीं मानेगी, क्योंकि इंग्लिश में वो क्वेश्चन सही है। अगर ठीक इसके अपोजिट चलते हैं तो मान लीजिए कि हिंदी में क्वेश्चंस करेक्ट लिखे हुए हैं लेकिन इंग्लिश में क्वेश्चंस जो है वो गलत हैं, तब एनटीए इस क्वेश्चंस को जो है वो ड्रॉप कर देगी इंग्लिश में क्वेश्चन गलत होने के कारण। सो इसी वजह से जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम चूज़ करते हैं उनको दोनों ही तरीके की क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं, जबकि जो स्टूडेंट सिर्फ इंग्लिश चूज़ करते हैं उन्हें एग्ज़ाम में सिर्फ इंग्लिश में ही क्वेश्चन डिस्प्ले होते हैं। बात करें मार्किंग स्कीम की, जैसा कि मैंने बताया आपको कि पेपर 1 में टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं एंड पेपर 2 में टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं एंड ईच क्वेश्चन जो होते हैं वो कैरी करते हैं 2 मार्क्स और ईच करेक्ट रिस्पॉन्स पे आपको 2 मार्क्स मिलते हैं और इस पर कोई भी नो नेगेटिव मार्किंग होती है, इस पर किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाती है। नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर क्वेश्चन अनआंसरेबल या अनअटेम्प्टेड या मार्क फॉर रिव्यू। अगर आप क्वेश्चन के आंसर नहीं देते हैं या फिर आप उस क्वेश्चन को सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू कर छोड़ देते हैं तो भी आपको इसके लिए कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। To answer a question, the candidates need to choose one option as correct option। जो भी जैसे कि आपको पता है कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होती है तो आपको उसमें से करेक्ट ऑप्शन अपना चूज करना होता है। If a question is found to be incorrect या ambiguous or has multiple correct answers, only those candidates who have attempted the questions and chosen one of the correct answers would be given the credit। तो जो भी मान लीजिए कि जिस भी क्वेश्चंस के मल्टीपल आंसर्स हैं तो उस क्वेश्चंस में जिन जिन स्टूडेंट्स ने उन मल्टीपल आंसर्स में से किसी एक आंसर को चूज़ किया हो तो उनको जो है वो मार्क्स दिया जाएगा, अदरवाइज दूसरों को ये मार्क्स नहीं दिया जाएगा। If a question is found to be incorrect and the question is dropped, then 2 marks will be awarded to only to those candidates who have attempted the question. The reason could be due to human error or technical error। सो अगर क्वेश्चन जो है वो गलत रहता है, किसी भी तरह से क्वेश्चन में कुछ एरर हो तो उस केस में जो है एनटीए इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर देती है, बट इसके जो 2 मार्क्स हैं वो उन स्टूडेंट को दिए जाते हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो। सो अगर आप वो उस क्वेश्चन को डायरेक्ट छोड़ देते हैं, अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो फिर इसका आपको जो ये ग्रेस मार्क्स जो है वो नहीं मिलेगा। तो अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तभी आपको ये ग्रेस मार्क्स मिलेगा, फिर क्वेश्चन ड्रॉप की जाती है एनटीए की तरफ से। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है इस एग्जामिनेशन को देने की, कौन कौन से कैंडिडेट्स जो हैं वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है जनरल या अनरिजर्व या जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो होते हैं उनको इस एग्ज़ाम को देने का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनके लिए वो है 55%, एटलीस्ट 55% मार्क्स उनके मास्टर्स में होने चाहिए बिना राउंड ऑफ किए। जिस भी सब्जेक्ट से वो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उस सब्जेक्ट्स में उनके 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स में। बट ये जनरल अनरिजर्व जनरल ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स के लिए है। वहीं बात करें तो ओबीसी, एनसीएल, एसटी, एससी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए ये 50% मार्क्स हैं, यानी उनको मास्टर्स में एटलीस्ट 50% मार्क्स लेके आने हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। कैंडिडेट्स हु आर परसुइंग देयर मास्टर्स, वैसे कैंडिडेट्स जो मास्टर्स परसू कर रहे हैं, उनके मास्टर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं और इक्विवेलेंट कोर्सेज और कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर्स डिग्री फाइनल ईयर है। वैसे स्टूडेंट जो अपने फाइनल ईयर में है, मतलब मास्टर्स के अपने फाइनल ईयर में है और उसको क्वालिफाई करने वाले हैं, उनके रिजल्ट्स में किसी तरह की डिले हुई है, उनके रिजल्ट्स अभी आने बाकी हैं, तो वैसे केस में भी वो कैंडिडेट जो है वो यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं और इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, बस अगर उन्हें ये कंफर्मेशन है खुद से कि उनके जो है वो मार्क्स 50% या 55% जिस भी कैटेगरी में वो आते हैं उसके अकॉर्डिंग उनके मार्क्स आएंगे तो वो परसुइंग में भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अगर किसी कैंडिडेट के मार्क्स जो हैं वो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद भी 50% या 55% जो है उनके मास्टर्स में नहीं आते हैं तो वैसे केस में उनका जो यूजीसी नेट का रिजल्ट है वो इनवैलिड हो जाएगा। इसके साथ ही ऐसे कैंडिडेट्स को जो मास्टर परसुइंग में थे उनको नेट क्वालिफाई करने के बाद, यानी नेट का जो रिजल्ट आता है जिस स्टेट पर, उस स्टेट से विदिन 2 इयर्स के अंदर अंदर आपको मास्टर्स अपनी कंप्लीट करनी होती है।
सो आप मास्टर्स अपीयरिंग में इस एग्ज़ाम को दे जरूर सकते हैं, बट नेट रिजल्ट आने के विदिन 2 ईयर्स आपको अपनी मास्टर्स कंप्लीट करनी होती है विद 50% और 55% मार्क्स के साथ, विच एवर कैटेगरी यू बिलोंग फॉर, मतलब जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से 50 या 55% मार्क्स के साथ आपको अपनी मास्टर्स कंप्लीट करनी है विदिन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ नेट रिजल्ट। सो नेट का रिजल्ट आने के विदिन 2 ईयर्स के अंदर आपको अपना मास्टर्स क्लियर करना ही होता है। अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हैं तो वैसे केस में आपका जो नेट का रिजल्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। बात करें अगले पॉइंट की, जो थर्ड जेंडर कैटेगरीज होती हैं ST, SC, PWD, इन कैटेगरीज को हर तरह की रिलैक्सेशंस मिलती है, जैसे चाहे वो फ़ी में हो, चाहे एज में हो, या फिर इनके कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ भी ये लोएस्ट होते हैं बाकी सबसे। सो इस कैटेगरीज में जो आते हैं वो ST, SC, PWD, इन लोगों की जो कट ऑफ्स होती है एग्ज़ाम की, या फ़ी की बात करें या फिर जो भी एज रिलैक्सेशन दिए जाते हैं, वो सारे कंपेयर टू अदर कैटेगरीज बहुत कम होते हैं। जनरल कैटेगरी में सबसे ज़्यादा होते हैं, EWS में थोड़े कम, OBC NCL उससे कम, ST, SC और कम, और PWD में बहुत ही कम होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अपीयर इन द सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली। कैंडिडेट्स को ये एडवाइस किया जाता है कि उन्होंने जिस सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, मास्टर्स कंप्लीट करी है, उन्हीं सब्जेक्ट्स पे वो अपीयर करें इस एग्ज़ाम में। यानी आप UGC नेट एग्ज़ाम को उन्हीं सब्जेक्ट से दे सकते हैं जिस सब्जेक्ट्स में आपने अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी है। अगर UGC नेट का जो सब्जेक्ट लिस्ट है उसमें आपके सब्जेक्ट्स नहीं मिलते हैं, जिस सब्जेक्ट से आपने मास्टर्स करी है वो नहीं मिलता है, तो उससे जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं उसको आप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि कैंडिडेट्स आर नीदर रिक्वायर्ड टू सेंड एनी सर्टिफिकेशन या डॉक्यूमेंटेशन इन सपोर्ट ऑफ देयर एलिजिबिलिटी, नॉट प्रिंट आउट ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर्म और द कंफर्मेशन पेज टू NTA। जो आप फॉर्म फिल करते हैं UGC नेट की, तो उसके लिए आपको जो सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंटेशन है या कुछ भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो, या फिर आपका जो एप्लीकेशन प्रिंट आउट है, उसको आपको NTA को नहीं भेजना होता है। However, the candidates in their own interest must ensure themselves about their eligibility for the test। तो ये आपसे किसी भी तरीके की वेरिफिकेशन नहीं मांगता है। UGC नेट जो है वो आपसे किसी भी तरह की डॉक्यूमेंटेशनल वेरिफिकेशन नहीं मांगता है। ये पूरी तरीके से कैंडिडेट्स के ओन इंटरेस्ट में आता है। अगर आपके पास आपने किसी तरह की फ्रॉड करी है, अगर आपके पास सही डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो फिर ये आपको फर्दर इसके जो बेनिफिट्स जहाँ आपको मिलेंगे वहाँ आपको ये दिक्कत करेगी। सो इससे UGC को कोई लेना देना नहीं है, ना ही NTA को। NTA इस चीज़ का कंफर्मेशन नहीं करती है। कैंडिडेट्स विथ पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स अवॉर्डेड बाय इंडियन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट or foreign degree diploma certificate awarded by foreign university institute should in their own interest ascertain the equivalence of their diploma degree certificate with master's degree of recognized Indian universities from the Association of Indian University AIU New Delhi। सो वैसे कैंडिडेट जिन्होंने इस कैटेगरीज में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन या अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी है, तो वो भी इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। सो बात करते हैं अब हम कि असिस्टेंट प्रोफेसर और JRF इन दोनों के बीच की डिफरेंस क्या होती है। जो UGC नेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, इसमें किन कैंडिडेट्स को ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर मिलते हैं, किन को JRF मिलता है, इसके साथ साथ JRF के क्या बेनिफिट्स हैं उसको हम यहाँ पे देखेंगे। सो बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF जो है वो डिपेंड करती है पूरी तरीके से कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस पे इन बोथ पेपर ऑफ UGC नेट इन एग्रीगेट। सो UGC नेट के जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं उसमें पेपर 1 और पेपर 2 के एग्रीगेट मार्क्स पे डिपेंड करता है कि किसी स्टूडेंट्स को असिस्टेंट प्रोफेसर मिल रही है ओनली या फिर JRF भी मिल रही है। बट कैंडिडेट्स जब अपना फॉर्म फिल करते हैं UGC नेट, और अगर उस फॉर्म फिल करते समय उन्होंने ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करा हो, सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करा हो, या फिर ओनली JRF के लिए अप्लाई करा हो, तो उन्हें दोनों के जगह पे सिर्फ एक ही बेनिफिट मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी
किसी कैंडिडेट ने अपने फॉर्म में ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये एग्ज़ाम फिल की है, तो उस केस में उसके जो मार्क्स हैं वो जीआरएफ के इक्विवेलेंट भी हुए, फिर भी वो ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही एलिजिबल होंगे। वही बात करें तो किसी स्टूडेंट ने मान लीजिए दोनों को ही सिलेक्ट करा, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप बोथ, और अगर वो जेआरएफ की कट ऑफ क्वालिफाई कर लेता है तो वैसे केस में वो जेआरएफ के बेनिफिट्स भी उठा सकता है और साथ ही साथ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर भी काम कर सकता है, उन्हें रिक्रूट किया जा सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर भी। तो ये फुली डिपेंड करता है कि स्टूडेंट पे कि उन्होंने ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया है या बोथ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ के लिए अप्लाई करा है। The candidates who are qualified for awardee of GRF are eligible to pursue research in the subject of their post graduation or in a related subject and are also eligible for assistant professor. तो जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने जेआरएफ के लिए भी मतलब बोथ द जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म फिल किया था और वो जेआरएफ क्वालिफाई कर जाते हैं, तो उस केस में उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अपने रिलेवेंट सब्जेक्ट में या फिर रिलेटेबल सब्जेक्ट में पीएचडी करनी हो तो या फिर वो पीएचडी कर सकते हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं किसी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में। आपको बता दूं कि अगर किसी कैंडिडेट की जेआरएफ क्लियर हुई है बट वो पीएचडी नहीं करता है तो उस केस में उसे जेआरएफ बेनिफिट्स नहीं मिलती है। सो अगर आपको जेआरएफ बेनिफिट्स लेनी है तो आपको पीएचडी करनी ही होती है। नेक्स्ट बात करें तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ जो होते हैं वो कैंडिडेट्स आर क्वालिफाइंग फॉर द अवॉर्डी ऑफ जेआरएफ विल एलिजिबल टू रिसीव फेलोशिप ऑफ यूजीसी अंडर वेरियस स्कीम सब्जेक्ट टू देयर फाइंडिंग्स प्लेसमेंट इन यूनिवर्सिटीज़ आईआईटीज इंस्टीट्यूशंस। सो जो भी जेआरएफ अवॉर्डी होते हैं जिनको जेआरएफ मिली होती है वो किसी भी इंस्टीट्यूट से, चाहे वो आईआईटीज़ हो या यूनिवर्सिटीज़ हो या किसी इंस्टीट्यूशन से अपना जेआरएफ के थ्रू अपनी पीएचडी को कर सकते हैं, अपने रिसर्च को कर सकते हैं। The validity period of the offer of will be 3 years. The date of issue of JRF award letter. So आपको जिस दिन भी JRF award letter issue होती है उससे 3 साल के अंदर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना होता है किसी भी आईआईटीज़ या यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशन के अंदर। आपको 3 इयर्स के अंदर एडमिशन लेना होता है, अदरवाइज ये आपका डिस्क्वालीफाई हो जाता है आपका जेआरएफ लेटर। सो इसमें जो है वो however for those candidates who have already joined MPhil PhD date of commencement of fellowship shall be the date of declaration of net result or date of their joining whichever is earlier. So JRF की जो फेलोशिप है वो डिपेंड करती है आपके 2 डेट्स पर। अगर आप पहले से एमफिल और पीएचडी कर रहे हैं, आप पहले से रजिस्टर्ड हैं, तो उस केस में जो नेट की रिज़ल्ट डेट होती है वहाँ से आपके फेलोशिप को काउंट करा जाता है। और अगर आपने नेट और जेआरएफ की एग्ज़ाम के बाद पीएचडी में एडमिशन ली है तो फिर आपके एडमिशन डेट से जो है आपको फेलोशिप मिलनी शुरू होगी। वही बात करें नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट NFSC एंड NFOBC नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस शैल बी governed by the guidelines available on the official website of the concerned ministry of the university. तो ये कैसे देनी है या फिर इसकी क्या गाइडलाइंस हैं वो आपके मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट्स हैं उसमें आपको इसके बारे में डिटेल्स में सारी जानकारी मिल जाती है। बात करें एग्जाम्शन या एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या एग्जाम्शन दिए जाते हैं। सो वैसे कैंडिडेट्स नेट सेट या SLET shall remain the minimum eligibility condition for recruitment and appointment of assistant professor in university या colleges institution. So इंडिया में जो यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस हैं उनमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो आपकी नेट होती है, सेट या फिर SLET होती है। सो नेट जो होती है वो नेशनल लेवल पर होती है, इसमें आप किसी भी देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में रिक्रूटमेंट में अपॉइंटमेंट में ज्वाइन कर सकते हैं एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। बट अगर आपने सेट क्वालिफाई किया है तो आप उस रिलेवेंट स्टेट से ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड UGC
या फिर CSIR JRF एग्जामिनेशन प्रायर टू 1989 आर ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपियरिंग इन नेट। जिन्होंने 1989 से पहले UGC CSIR JRF के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया था वो एग्जेम्प्ट हैं इस नेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, उनको ये एग्ज़ाम नहीं देना होता है। For set candidates, the candidates who have cleared the state eligibility test accredited by UGC for assistant professor held prior to 1st June 2002 are exempted from appearing in NET। वैसे कैंडिडेट्स जिन्होंने सेट क्वालिफाई किया है 1 जुलाई 2002 के पहले, तो उस केस में वो भी नेट का एग्ज़ाम देने के लिए एग्जेम्प्टेड है, उन्हें भी नेट का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम बात करें कि JRF में जो है आपको फेलोशिप कितनी मिलती है, JRF के बेनिफिट क्या है, आपको कितनी फेलोशिप इसमें मिलती है। जो आपका जो JRF है वो आपको 2 साल तक मिलता है। उसके बाद आपके 2 साल के बाद के जो पीरियड होते हैं उनको आप SRF बोलते हैं, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। JRF में जो पहले अमाउंट मिला करती थी वो 25,000 पर मंथ स्टिपेंड मनी, और SRF के लिए जो है वो 28,000 पर मंथ स्टिपेंड मनी मिलती थी, जिसको रिवाइज कर दिया गया है। और 1 जनवरी 2019 से जो है वो JRF के लिए 31,000 पर मंथ के हिसाब से फेलोशिप मिलेगी और SRF के लिए 35,000 पर मंथ के हिसाब से। इसके साथ ही आपको HRA मिलता है आपको रिवाइज्ड रेट पर 8%, 16% एंड 24%। HRA की जो रिवाइज्ड रेट है वो 8%, 16% एंड 24% है। ये वेरी करता है आपके सिटी के हिसाब से। जिस भी सिटी में या जिस भी लोकेशन पर आप जिस भी लोकेशन की यूनिवर्सिटी से आप अपनी PhD कंटिन्यू कर रहे हैं उस पर ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आपको किस परसेंट के हिसाब से HRA मिलेगा। बाकी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो UGC 7th प्लान JRF गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही है। हम बात करते हैं यहाँ पे कि फ़ी डिटेल्स के बारे में कि फ़ी कितनी होती है। पहले फ़ी जो है वो अभी की फ़ी से थोड़ी कम हुआ करती थी, बट अभी रिसेंटली 2 सालों से जो है वो UGC नेट की जो फ़ी है वो थोड़ी सी बढ़ाई गई है। जनरल और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो फ़ी है वो 1100 रुपये है। EWS OBC NCL के लिए 550 एंड ST SC और थर्ड जेंडर्स के लिए 275 रुपीज़ जो है वो इसकी फ़ी होती है। कैंडिडेट मस्ट रीड केयरफुली द इंस्ट्रक्शंस, यानी आप जब भी फॉर्म फिल करेंगे आप इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद ही आपको ये फॉर्म फिल करने की एडवाइस दी जाती है। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई UGC नेट थ्रू ऑनलाइन मोड, ओनली ऑनलाइन मोड। आप सिर्फ ऑनलाइन मोड पर ही अप्लाई कर सकते हैं, आप ऑफलाइन कोई भी पेपर NTA को या UGC को भेजकर इस पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। The application form in any other mode will not be accepted. Only one application is to be submitted by candidate। एक कैंडिडेट के द्वारा सिर्फ एक एप्लीकेशन सबमिट की जा सकती है। मोर देन वन एप्लीकेशन होने पर मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय ए कैंडिडेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। एक से ज़्यादा अगर आपके फॉर्म्स हैं तो फिर आपके फॉर्म्स को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन की। एज लिमिट क्या होती है। JRF के लिए जो है वो एज लिमिट है 30 ईयर्स, नॉट मोर देन 30 ईयर्स। 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 1/2/2023 अगर हम बात कर रहे थे दिसंबर 2022 की ये लिस्ट थी, ये दिसंबर 2022 के अकॉर्डिंग थी। अब ये आपके अटैम्प्ट पे बेस्ड हो सकता है, ये जो डेट है वो वेरी कर सकता है अलग अलग अटैम्प्ट पे अलग अलग ईयर के हिसाब से। आपको याद रखना है कि JRF के लिए जो है वो आपकी एज जो है वो 30 ईयर्स से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल का रिलैक्सेशन आपको दिया जाता है OBC NCL के केस में। और ये OBC NCL में यानी आपका जो कास्ट है वो नेशनल सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC में अवेलेबल होना चाहिए। साथ ही ST SC या PWD या थर्ड जेंडर कैटेगरीज जो होती हैं उनको भी जो है वो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है एंड वुमेन एप्लीकेंट्स को भी 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाता है। यानी ये जो है 30 से 35 ईयर्स की हो जाती है JRF की लिमिट इनके लिए।
वहीं बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो असिस्टेंट प्रोफेसर में कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्ज़ाम यूजीसी नेट की एग्ज़ाम दे सकते हैं। A relaxation of 5 years is provided to the candidates who have served in the armed forces. ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने आर्म फोर्सेज में अपना सर्विस अपनी सर्व की है, तो उनके लिए भी 5 इयर्स की रिलैक्सेशन दिए जाते हैं JRF एज में। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो किसी के लिए भी कोई भी लिमिट्स नहीं सेट की गई हैं। रिजर्वेशन की बात करें तो इस एग्ज़ाम में 15% रिजर्वेशन सीट्स होती हैं स्केड्यूल कास्ट के लिए, 7.5% होती है स्केड्यूल ट्राइब के लिए, 27% होती है OBC NCL के लिए और 10% होती है जनरल EWS कैटेगरीज के लिए। वहीं बात करें तो 0.05% जो होती है सीट्स वो PWD कैंडिडेट्स के लिए होती हैं जिनकी जो डिसेबिलिटी है वो मोर देन 40% है, तो उस केस में उन्हें जो है वो 4 to 5% का 4 to 5% के हिसाब से रिजर्वेशंस मिल जाती हैं। सो नेक्स्ट जो है वो हमारा ये सब्जेक्ट लिस्ट है जो यूजीसी नेट के सब्जेक्ट लिस्ट के अंदर आता है। मतलब यूजीसी जो है वो इन सब्जेक्ट्स पर यूजीसी नेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स और उनके सब्जेक्ट कोड मेंशन किए हुए हैं जिन्हें आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं जो यूजीसी जिन पर एग्ज़ाम लेती है। जो हमारा कॉमर्स है वो पेपर नंबर 8, सब्जेक्ट कोड उसका 8 है, उसमें कॉमर्स का जो पेपर है वो आता है। इसके अलावा बात करें तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं लैंग्वेजेस पे। सो टोटल यहाँ पे 83 सब्जेक्ट्स हैं जिन पर यूजीसी जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है यूजीसी नेट का। आप अपने हिसाब से अपनी सब्जेक्ट्स के हिसाब से अपने डोमेन पेपर के हिसाब से यहाँ पे सब्जेक्ट और उसके कोड देख सकते हैं। मैंने सारी लिस्ट यहाँ पे दे दी हैं। सो आई होप कि मैंने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर किए होंगे। हमारा एक जो टॉपिक था सिलेबस ऑफ द एग्ज़ाम, जो सिलेबस क्या होता है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, तो वो एक रह गया है जिसको मैं एक अलग से वीडियो में समझा दूंगी। सो पेपर 1 तो कंपलसरी है सबके लिए, तो उसकी सिलेबस सबके लिए सेम होती है। पेपर 2 में मैं कॉमर्स के सिलेबस लेकर आऊँगी क्योंकि मैं जो है वो कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ डालती हूँ। बाकी के सब्जेक्ट्स के जो सिलेबस हैं वो उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। साथ ही उस वीडियो में मैं ये भी आपको बता दूंगी कि पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स जो है उसकी तैयारी के लिए आप कौन से बुक यूज़ कर सकते हैं या फिर अपनी तैयारी आप किस तरीके से कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों पर मैं एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।